तो 3 दिन के यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले पोलैंड पहुंचने वाले हैं। 45 साल बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो पोलैंड जा रहा है। अब से करीब 7 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंच जाएंगे। पीएम पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और इसके अलावा जो कोल्हापुर और जामनगर के महाराजाओं के मेमोरियल हैं वहां वॉर्सो में, वहां भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और बातचीत होगी। और फिर 2 दिन पोलैंड में गुजारने के बाद तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। आप जानते हैं पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यात्रा पर गए थे और इसी के बाद से ये कहा जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं जो मध्यमार्गी भारत और एक भारत का जो इस पूरे मामले में रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में रवैया रहा है कि बीच का मार्ग भारत ने अपनाया है, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है रूस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूक्रेन का दौरा भी। और इस समय आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं कि पहले पोलैंड और उसके बाद यूक्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिन का यूरोपीय दौरा किस तरीके से महत्वपूर्ण नजर आता है पहली नजर में। जगविंदर पटियाल। रवाना, पहले बात पोलैंड की कर लेते हैं। इस वक्त मैं मोंटे कैसिनो मेमोरियल के बाहर खड़ा हूं और ये 2 रियासतों के लिए जो भारत की रही हैं, 2 महाराजा भारत के रहे हैं, उनमें से एक के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत के किस तरह से महाराज ने पॉलिश लोगों की, अनाथ बच्चों की मदद की थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसी की याद में यहाँ पर ना सिर्फ इस ऐतिहासिक मेमोरियल के आगे ये शिला लगाई गई है जिसमें देखिए लिखा गया है कि 1943 से 48 के बीच में जो हॉस्पिटैलिटी कोल्हापुर रियासत ने दिखाई थी उसके लिए आज भी शुक्रगुजार है। और सबसे बड़े मेमोरियल के बाहर इस शिला का होना भारत की उस दरियादिली की गवाही है जिसके लिए भारत को हमेशा जाना जाता है। दूसरी बात, जो जामनगर के रियासत के राजा थे उन्हें गुड महाराज की उपाधि दी गई है यहाँ पर, और वो इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने भी जो सोवियत संघ में बच्चे रह रहे थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पॉलिश लोगों के जो अनाथ बच्चे वहां पर रह गए थे, उनमें से 600 बच्चों को उन्होंने ना सिर्फ अपनी नवा नगर, जिसे उस वक्त जामनगर को कहा जाता था, उस रियासत में बुलाया, बल्कि उनको ये कहा कि मैं तुम्हारा बापू हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो पॉलिश लोग आज भी याद करते हैं कि कैसे मुश्किल घड़ी में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम किस तरह से भारतीय 2 अलग अलग रियासतों के महाराजाओं ने उनके बच्चों का, जो कि करीब 5000 के करीब थे, उनका ना सिर्फ ख्याल रखा, उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई, उनके रहने सहने, तमाम चीजों को लेकर इन दोनों रियासतों ने बहुत योगदान दिया था। इसीलिए इन शिलाओं के माध्यम से या फिर स्मारक के माध्यम से इन महाराजाओं को याद किया जाता है। यानी भारत में बेशक आज किसी प्रधानमंत्री को आने के लिए 45 साल का वक्त लगा, लेकिन ये जो दोस्ती है, ये जो रिश्ता है पोलैंड और भारत का, ये 80 साल से भी पुराना है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का। आप मेरे साथ ये कुछ लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे, जहां मैं मौजूद हूँ ये गुजरात से आए हुए लोग हैं, यहीं पर रहते हैं और झंडे देख रहे हैं। आपको लगता था कि 45 साल बाद इस तरह से होगा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे? 2019 में जब हमने सुना था कि कोई प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पे आना चाह रहा है, फिर उस टाइम पे जो कैंसिल हुआ, और अभी जो 4 साल के बाद हमने सुना वापिस जो प्रधानमंत्री मोदी है जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी खुशी का कोई पारा नहीं रहा, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी सालों के बाद पोलैंड में आ रहे हैं। तो हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं इस बात को लेके, और हम ओपन सपोर्टेड है कि भाई आओ, प्लीज सर, प्लीज आओ। आपको क्या लगता है कि इस दौरे से क्या फायदा होगा यहाँ पोलैंड में रह रहे भारतीयों को? इस दौरे से हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे भारतीयों को बेनिफिट्स मिलेगा और काफी सारे भारतीय यहाँ पे फिर से यहाँ पे आना शुरू हो गए, और काफी सारे बिजनेस में भी बेनिफिट्स हो गए, और बायलैटरल मीटिंग होने के बाद काफी सारे इंडियंस को भी फायदे हो गए। ट्रेड के हिसाब से भी रोमाना ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि यहीं तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर एक छोटा शहर है, वहां पर 20,000 के करीब रोजगार जो है भारतीय कंपनियां या भारतीय ट्रेड से जुड़े हुए लोग मुहैया करवा रहे हैं, तो उसको बूस्ट मिलेगा, उसमें और ज्यादा तरक्की होगी, ऐसा यहाँ पर जो बिजनेस और ट्रेड से जुड़ी कम्युनिटी है उनको लगता है। बिल्कुल, इन पहलुओं पर और विस्तार से आपसे बात करेंगे जगविंदर पटियाल, आप हमारे साथ रहिए। वाकई में बड़ी बात है, 45 साल के इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो पोलैंड पहुंचेगा, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे
पहुंचे होंगे। वहीं पर इस समय आप एबीपी न्यूज की मौजूदगी जगविंदर पटियाल को देख रहे हैं। इस बीच देखिए, पोलैंड यूक्रेन दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि पोलैंड जो है वो प्रमुख आर्थिक साझेदार, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। इस दौरे से जो हमारे रिश्ते हैं दोनों देशों के, वो और मजबूत होंगे और साथ ही रूस यूक्रेन विवाद का शांति से हल हो, ये उम्मीद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जताई गई है। रूस यूक्रेन में जल्द शांति की उम्मीद, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो अपने इस दौरे पर रवाना हुए। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण पोलैंड और भारत के मद्देनजर अगर देखा जाए तो जगविंदर, कहीं ना कहीं जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई कि पोलैंड मतलब प्रमुख आर्थिक साझेदार, इसी दिशा में ये रिश्ते और मजबूत करेगी ये यात्रा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिजनेस ट्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और इसमें एक पहलू ये भी है कि अगर पोलैंड की सक्रियता भारत में पड़ती है या भारत यहाँ पर और ज्यादा ऑप्शन खोलता है, तो उससे जो चीन पर इनकी निर्भरता है वो कम होगी। चीन बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड यहाँ पर कर रहा है और यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि भारत उसको कम कर सकता है और इसका फायदा पोलैंड और भारत दोनों को मिल सकता है। खासकर फार्मा और जो टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी, इन 3 क्षेत्रों में बहुत काम हो सकता है और इन दोनों देशों की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बढ़ेगी आपस में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन गंगा के लिए पोलैंड ने बड़ा अहम योगदान दिया था। आपको याद होगा जब यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया था, 22 फरवरी का वो दिन था जब पूरी तैयारी हो चुकी थी और 26 फरवरी 2022 से लेकर मार्च 11 2022 तक ये तकरीबन 15-20 दिन बहुत अहम रहे थे। और इस दौरान जितने भी भारतीयों को निकाला गया उसके लिए रोमानिया, हंगरी, मालदोवा और पोलैंड की मदद ली गई थी। भारत के 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा गया था। तो जो पोलैंड ने उस वक्त यहाँ रह रहे आर्थिक रूप से सक्रिय, धार्मिक रूप से सक्रिय और सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों ने उन भारतीयों को पोलैंड के रास्ते भारत निकालने के लिए बहुत अहम मदद की थी। और माना यह जा रहा है कि जो उस टाइम ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑपरेशन गंगा में कंट्रीब्यूट किया था, उन तमाम लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को मुलाकात कर सकते हैं। उनके नुमाइंदों के जो हेड हैं या चीफ है उन ऑर्गेनाइजेशंस के, उसमें बहुत सारे भारतीय समुदाय से जुड़े लोग भी हैं और पॉलिश समुदाय से जुड़े लोग भी हैं। तो ये भी एक नई शुरुआत होगी और इस तरह की सराहना से आगे से भारत का कंट्रीब्यूशन और किसी भी मुश्किल हालात में अगर कोई सेवाएं लेनी हो तो उससे लोगों को और प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री की ये कोशिश रहेगी। बिल्कुल जगविंदर, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यूक्रेन में बसे भारत के लोगों ने अब एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की एक अपील की है। दरअसल यूक्रेन में जो भारतीय बसे हैं उनकी तरफ से यह अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की गई है। बयान में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और हस्तक्षेप का शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि भारत हमेशा से मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर रहा है। और इसी वजह से जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जगविंदर यहां पर सामने खड़ा होता है वो ये कि युद्ध भूमि में मोदी, क्या रूस यूक्रेन जंग रुकेगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि भारत ने अब तक इसमें बैलेंस रुख अख्तियार किया है। भारत ना तो ये दिखता है कि वो रूस के खिलाफ है, ना वहां से वो हटना चाहता है और ना ही पश्चिमी देशों को ये लगे कि बिल्कुल यूक्रेन के खिलाफ चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी के माध्यम से चला है। लेकिन जुलाई में जिस तरह से रूस का दौरा किया, वहां पर मोदी को हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड दिया गया, उसके बाद जो पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसको लेकर वेस्ट वर्ल्ड में अलग अलग तरह की चर्चाएं थी। लेकिन मोदी ने उसको बैलेंस करने के लिए, भारत ने उसको बैलेंस करने के लिए ये यूक्रेन का दौरा रखा है। लेकिन इसमें जो भारतीय निकाला जाए, क्योंकि भारत उस भूमिका में है जो पश्चिमी देशों के साथ और रूस के साथ एक ब्रिज की भूमिका निभा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भारत का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ हो, अमेरिका की तरफ हो, लेकिन अगर पूरा झुकाव इनका रूस की तरफ होता है तो भी ये संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या वेस्ट वर्ल्ड और रशिया के बीच में एक ब्रिज का काम भारत कर सकता है? क्योंकि अगर शांति लानी है, अगर यूक्रेन रूस युद्ध को रोकना है, तो वही देश ये भूमिका निभा सकता है जिस देश की दोनों के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो और वो एक न्यूट्रल और बैलेंस रवैये के साथ चलता हो। तो भारत उसके लिए और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते ये भूमिका निभा सकता है। ये सिर्फ वहां रह रहे भारतीय लोगों को ही नहीं लगता है, लेकिन वो अलग अलग देशों को भी लगता है जिनको की शांति की अपील करते हुए और बार बार अपील करने का
उनको ये मौका मिल रहा है। हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में जी रूस में जो बातें हुई होंगी पुतिन के साथ मोदी की, जी। वो जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ साझा जरूर करेंगे इस दौरे में। 7 घंटे का ये दौरा बेहद इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आप नजर बना कर रखिएगा और जैसे जैसे ये हलचल आगे बढ़ेगी हम बार बार आपके पास आएंगे हर ताज़ा अपडेट, हर जानकारी लेने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो बात अभी जगविंदर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए कि रूस, यूक्रेन और इन दोनों के बीच भारत का जो रुख रहा है वो बेहद संतुलित रहा है और इसी संतुलित रुख की वजह से ये जो उम्मीद है वो न सिर्फ यूक्रेन में बसे भारतीय समुदाय बल्कि अन्य लोगों की तरफ से भी की जा रही है कि इस युद्ध को रोकने में भारत जो है वो महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक भूमिका तक निभा सकता है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोलैंड दौरा है वो भी काफी अहम। प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे से कारोबारियों को काफी उम्मीद है, फार्मा के क्षेत्र में भारत को काफी फायदा मिलेगा। तो फार्मा से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं वो फायदे की बात कर रहे हैं और साथ ही जो आईटी सेक्टर से जुड़े कारोबारी हैं वो भी ये मान रहे हैं कि आईटी सेक्टर में भी इस दौरे से फायदा मिलेगा। देखिए, फार्मा सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर वो पोलैंड की अच्छी कंपनी से कोऑपरेट और कोलैबोरेट करेंगे तो दे कैन गो ग्लोबल बेसिकली, बिकॉज अल्टीमेटली यूरोपियन प्रोडक्ट हो जाता है। सो अप्रूवल्स और बाकी सारी चीज़ों में तकलीफ नहीं आती है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्टर ऑफ आईटी में ऑलरेडी काफ़ी इंडियन कंपनीज एक्टिवली इन्वॉल्व है पोलैंड में। इन्फोसिस जो है वो 3,500 जनों को एम्प्लॉय कर रही है, HCL जो है 2,500 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, TCS है, विप्रो है। तो काफ़ी और इंडियन कंपनीज की संभावना है ये देश में आने की और ये दे आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो। प्लस द एडवांटेज हियर इज द लोकेशन वाइज, टाइम जोन वाइज, प्लस लैंग्वेज वाइज। देखिए, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस द इंडियन कंपनीज कैन ऑपरेट आउट ऑफ इट। जो इंडिया में हमें तकलीफ होती है, हमें इंडिया का बिजनेस यहाँ नहीं लाना है, हमें वो देखना है कि हमारे लिए क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है एज एन इंडियन कंपनी टू गो ग्लोबल।